तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10th में है और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों का 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। सामाजिक विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम बात करने वाले हैं। सभी कैटेगरी के प्रश्न हम लोग लिए हैं, जैसे कि बहुविकल्पीय आप देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हमने चूज किया है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुत सारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी लिए हैं। हमने यहाँ पे लघु उत्तरीय भी लिया है। हमें इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, तो बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड एग्जाम वाले छात्रों के लिए। ठीक है, और यह क्वेश्चन तैयार किया गया है 30% सिलेबस कट करने के बाद। जो 30% सिलेबस कट हो गया, उसके बाद जो सेफ जोन में आप लोगों का सिलेबस बचा है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस किए रहिए और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और उसके बाद सभी प्रश्न देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, साथ ही साथ मेरे साथ आपको आंसर भी बताते चलना है इसका। पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? बताइए, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए क्या संघर्ष किया था? आपको बताना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट उत्तर देने की कोशिश पूरा कीजिएगा आप लोग। गैरीबाल्डी ने किस देश के लिए, देखिए देश का नाम पूछा है, किस देश की उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए क्या किया था? संघर्ष किया था। वो कौन सा देश था जिनके राष्ट्रीय एकता के लिए गैरीबाल्डी ने संघर्ष किया था? बताइए, ऑस्ट्रिया, इटली कि जर्मनी कि रूस? बताइए, चार ऑप्शन आपके पास है और जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर पहले के लिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताना चाहूंगा आप लोगों को, तो वो देश का नाम था इटली। क्या नाम था? इटली। बिल्कुल एकदम याद हो जाना चाहिए एकदम अच्छे से आप लोगों को। क्या नाम था? इटली नाम। मतलब इटली देश के लिए उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किए थे। कौन? गैरीबाल्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए, वंदे मातरम, इनकी बात हो रही है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, ये बताना है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी कि रामधारी सिंह दिनकर? बताइए। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, और सबके कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ठीक है, ईमानदारी से 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र, ईमानदारी से अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय ज्ञान के रविंद्रनाथ टैगोर जी, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए ऑप्शन सी, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? बताइए, जो साइमन कमीशन था वो भारत कब पहुंचा? वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में? अब जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। चार ऑप्शन आपके पास है और चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है और आपको सोच समझकर देना है इसका जवाब। ठीक है, तो जल्दी से बताइए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो मैं बताना चाहूँगा वर्ष 1928 में। ठीक है, आई होप आप भी दिए होंगे यही आंसर। क्या? वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? गांधी जी नमक सत्याग्रह, गांधी जी नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? गांधी जी नमक सत्याग्रह चलाए थे, वो कहाँ पे प्रारंभ किए थे? बताइए, पोरबंदर में कि दांडी में कि वर्धा में कि चंपारण में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताना है आपको कि गांधी जी नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किए थे। बताइए, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। पोरबंदर, दांडी, वर्धा, चंपारण? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबको मालूम है कि नमक सत्याग्रह कहाँ? दांडी में। कहाँ प्रारंभ किए थे? दांडी में। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने भी क्वेश्चन का 4 का आंसर यही दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना? 4 हो गया। आइए इस स्लिप में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
और 5वें का आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। इन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बताना है कि निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा कि जीवाश्म ईंधन कि वन। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सोच समझ कर अच्छे से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न सभी देखने को मिलेगा, सभी प्रश्नों को आपको एकदम याद अच्छे तरीके से कर लेना है किसी कीमत पे। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो जीवाश्म ईंधन है। बाकी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन, ये सभी क्या नवीकरण योग्य संसाधन है, लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी, बात किसकी हो रही है, जलोढ़ मिट्टी की बात हो रही है। थोड़ा ध्यान से, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए क्या होता है, सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जो जलोढ़ मिट्टी है किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। चाय, रबड़, कपास कि गेहूं, बताइए। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका आंसर तो आना ही चाहिए ना। बताइए जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, बताइए जल्दी से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों को। तो है ऑप्शन डी, किसके लिए, गेहूं के लिए। इसके लिए गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अच्छे से लर्न करके याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया है ये। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया। भारत में जब वन महोत्सव का शुभारंभ किस वर्ष किया गया, बताइए। वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1962 में, बताइए। भारत में, हमारे भारत में जो वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है आपको किस सन में किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, और मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर, पहले आप लोग बता लीजिए। तो वर्ष 1950 में, कब, वर्ष 1950 में हमारे भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे यह है कि निम्न में से किसे हरा सोना, देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हरा सोना, क्या, हरा सोना, कह रहा निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, बताइए। वन संसाधन को, जल संसाधन को, भूमि संसाधन को कि मानव संसाधन का। इसका तो आंसर आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और आप इसे जानते भी हैं कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। और जल्दी से कमेंट के माध्यम से सबका कमेंट आना चाहिए, पूरा एकदम कमेंट में सभी लोगों का आंसर दिखना चाहिए भाई। अगर 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे से कर रहे हैं तो याद होगा, जरूर बताएंगे आप लोग। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, अभी बता दे रहा हूँ। तो हरा सोना के नाम से वन संसाधन को जानते हैं, वन। ठीक है, वन संसाधन को किसे जानते हैं, हरा सोना के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 8 में के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। देखिए बांध है, डैम, सलाल बांध, वही पूछ रहा है कि सलाल जो बांध है वो किस नदी पर बना है, आपको बताना है। महानदी पर कि चिनाब नदी पर कि सतलुज नदी पर, कृष्णा नदी पर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। सलाल बांध किस नदी पर बना है, महानदी, चिनाब, सतलुज कि कृष्णा। तो बता देना चाहूँगा इसका राइट चिनाब, चिनाब नदी पर सलाल बांध है। और इसे याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और सभी प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए किसी कीमत पे। चलिए, तो ये तो बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया। अब हम देखने वाले हैं क्या, अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और जितना भी प्रश्न मैं डिस्कस करूंगा सभी प्रश्न याद हो जाने चाहिए। जैसे हम कह रहा है कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछता है बहुत बार, इस बार भी तो आपके सिलेबस में है, यह अब पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो ये जान लेते हैं। तो लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण नए मध्य वर्ग का उदय तथा उदारवादी विचारधारा का प्रसार था। बस कह रहा है कि उदारवादी जो राष्ट्रवाद है उससे आप क्या समझते हैं, बस आपको ये बताना है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जो जिस समय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसके कारण जो नए मध्य वर्ग का उदय हुआ,
बस उसी का उदारवादी विचारधारा का प्रसार था, मतलब कि उसी से उदारवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, उसी को हम उदारवादी राष्ट्रवाद कहते हैं। बस सिंपल, इतना ही छोटा है और कुछ नहीं है। बस लैंग्वेज को घुमा दिया है कि आदमी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन कुछ नहीं है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ भाई, तो उसमें उसके कारण नए मध्य वर्ग का भी उदय हुआ, तो वही उदारवादी विचारधारा का उसमें प्रसार हो गया और वही उदारवादी राष्ट्रवाद कहलाता है। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये याद हो गया होगा। पहला प्रश्न छोटा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तब ये प्रश्न क्लियर हो गया, तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कह रहा है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो वियना संधि था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहा है। तो देखिए लिखा है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना था तथा यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना था। समझ में आ गया। वियना संधि का मुख्य उद्देश्य यह था कि वियना संधि के मुख्य उद्देश्य में यह हो कि नेपोलियन द्वारा क्या हुआ, नेपोलियन के द्वारा जो परास्त हुए राजशाहों को क्या करना था, बहाल करवाना था, और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था की क्या व्यवस्था स्थापित करना था। यही आपका क्या कहलाता है, वियना संधि के मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और इसको याद कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। कह रहे हैं कि गांधी जी जो उनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज में, उसमें जो असहयोग आंदोलन चला था उनके पक्ष में उन्होंने कुछ लिखा था। वही कह रहे हैं क्या तर्क दिए थे उन्होंने असहयोग आंदोलन के पक्ष में अपने बुक हिंद स्वराज में। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिए हैं। क्या तर्क दिए हैं भाई, कि प्यार और अफसोस की शक्ति एवं हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। कह रहा है कि प्यार और अफसोस की जो शक्ति है एवं हथियार जो है, हथियार की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावी है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो हथियार और हिंसा होता है वो हमेशा मनुष्य को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वे कभी दया नहीं करते हैं। देखिए हथियार और हिंसा कभी दया नहीं करते हैं, वही गांधी जी व्यक्त कर रहे हैं। गांधी जी का यह भी सुझाव था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि गांधी जी अपने जो हिंद स्वराज बुक थी उसमें असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया था। तो उन्होंने ये कहा गांधी जी कि जो प्यार और अफसोस की शक्ति है ना, वो एवं हथियारों की शक्ति वो असीम एवं अधिक प्रभावी होता है। हथियार और हिंसा हमेशा किसको, हमेशा नुकसान करते हैं, वे कभी दया नहीं करते हैं। और गांधी जी का सुझाव यह था असहयोग आंदोलन के लिए कि उनके चरणबद्ध तरीके से क्या होना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए। बस इतना पॉइंट है, अपने दिमाग में इसका इमेज बना लीजिए कि किस प्रकार आपको इन प्रश्नों को याद करना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो ये तो अति लघु उत्तरीय चल रहे थे, क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न चला था। अब चलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाला हूँ कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखी। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी 2 शर्तें लिखी हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किनका हस्ताक्षर हुआ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि पूना पैक्ट पर डॉक्टर V.R. अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। ये पॉइंट तो आपको पहली लाइन तो याद ही होना चाहिए आपको कि पूना पैक्ट पर डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी और हमारे महात्मा गांधी द्वारा पूना की यरवदा जेल में कब 34 सितंबर 1932 को क्या मिली थी, सहमति बनी थी। उन्होंने सहमति बनाया और इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने क्या किया, हस्ताक्षर किए। इस पे कौन हस्ताक्षर किया, तो मदन मोहन मालवीय तथा अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए हैं। और पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी। क्या क्या शर्तें हैं, देखिए 2 चीज़ पूछा था कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए। तो देखिए 24 सितंबर 1932 को जो सहमति बनी थी यरवदा जेल में, वो अम्बेडकर डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के द्वारा ये सहमति बनी थी। बट उस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किनका हुआ, तब मदन मोहन मालवीय जी का और अम्बेडकर जी का हस्ताक्षर हुआ। और कह रहा है इसमें पूछा है कि उसकी 2 शर्तें लिखें। तो उसकी 2 शर्तें यहाँ पे देखें, पूना पैक्ट की निम्न शर्तें हैं। पहला शर्त क्या था कि राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना। उन्होंने कहा कि जो राज्य के विधायिका में दलित वर्ग होंगे उनके कितने सीटें, 147 सीटें प्रदान करना है। ये तो पहला उनका कंडीशन था, ठीक है। और दूसरा शर्त क्या उनका था
कि आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो आरक्षित सीट होंगे उस पर निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन मंडल के द्वारा ही किया जाएगा। गांधी जी इस पैक्ट से असंतुष्ट नहीं थे। गांधी जी जो यह पैक्ट चलाया गया, यह शर्त चलाया गया, गांधी जी इस पैक्ट से क्या संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे। गांधी जी जो दलितों को किन से, हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अंबेडकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। बट अम्बेडकर जी उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे कि नहीं, इनको मिलना चाहिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। किनके सहमति से? तो मदन मोहन मालवीय के असहयोग से, किसके असहयोग से पूना पैक्ट पर आम सहमति बनी थी। तो पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए आपने जान लिया, उनकी 2 शर्तें थी ये भी जान लिया, और बहुत अच्छे तरीके से डीपली हमने लिखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कि ताकि यह प्रश्न अगर पेपर में आए तो आप आसानी से कर पाए। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया कि पूना पैक्ट किसके हस्ताक्षर हुए, इसके शर्तें लिखिए। तो लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर पहला था। अभी लघुत्तरी का एक प्रश्न और देखने वाले हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यह पूछा है प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो अब आइए जानते हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। ठीक है, तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि 2 विश्व युद्धों के पश्चात वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कह रहा है कि जब दो विश्व युद्ध के पश्चात जो वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक और अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, सुनिश्चित बनाए रखने के लिए, उनके उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। क्या क्या निर्णय लिए गए देख लेते हैं। जिसके द्वारा औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने की बात की गई है। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति क्या थी, बनी थी। ठीक है, और सदस्य देशों के विदेश और व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। तो थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट हैं, आपको समझ में थोड़ा कम आया होगा कि मतलब कहना क्या चाह रहा है ब्रेटन वुड्स समझौते का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको आप 1-2 बार अच्छे से रीड कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बहुत ही बार पूछा गया था, बहुत ही बार। तो हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया कि भाई ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप पूछेगा। तो ब्रेटन वुड्स समझौते क्या है, इसको एक बार और ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी पढ़ूंगा तो हमें समय ज़्यादा लगेगा, आप बोर भी हो जाएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए कि ब्रेटन वुड्स समझौते क्या है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ तक में हमने लिखा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए और जो भी मेन पॉइंट है उसको हाईलाइटेड करना। जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जैसे में इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में समिति बनी थी। किस सन में बनी थी या किस संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में समिति बनी थी, उनका नाम और वर्ष 1944 में जुलाई के महीने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइटेड कर देना है, इसके बाद पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका था लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने यहाँ पे डिराइव किया। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये कई प्रश्न लिया हूँ जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जानते हैं इस प्रश्न को कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों को वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए जान लेते हैं कि मृदा अपरदन क्या है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करना है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि देख पा रहे हैं आप यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे मृदापन सब लोग जानते हैं। जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा, जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। चाहे वो जल के द्वारा भूमि का बहाव हो, चाहे वो हवा के द्वारा भूमि का बहाव हो। ठीक है, वो भारत में अपरदन के प्रचलित प्रकार निम्नलिखित हैं। तो मतलब कह रहा है कि जल तथा पवन जैसी हवाओं द्वारा अगर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत को शीघ्रता से बहाव को उड़ा ले जाना, वो क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, भारत में अपरदन के प्रचलित प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन, देखिए पहला है
कि वायु द्वारा क्या करा, हवा द्वारा, वायु द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपरदन कहते हैं। जो हवा के द्वारा किसी मिट्टी के ऊपर, किसी जमीन के भूमि के ऊपरी परत को, जो मिट्टी के कण है उसको उड़ा के ले चला जाएगा, तो उसे हम वायु या पवन अपरदन कहते हैं। किनके द्वारा? क्योंकि हवा के द्वारा उड़ रहे हैं तो पवन अपरदन ही तो कहलाएंगे। आवश्यक वायु अपरदन तब होता है, कह रहा है कि आवश्यक जो वायु है अपरदन तब होता है जब तेज हवाएं सूखे की अवधि के समय हल्की बनावट वाले मृदा के क्षेत्रों के ऊपर बहती हैं। देखते हैं आप लोगों को मई जून में जब एकदम सूखी भूमि रहती है तो उसके जो धूल के कण होते हैं, जब तेज हवा आती है तो धूल के कण उड़ने लगते हैं, वही मृदा पर वायु अपरदन कहलाता है, पवन अपरदन। ठीक है, कह रहा है कि यह शुद्ध एवं अर्ध शुष्क चराई भूमि के निम्नीकरण का सामान्यतः क्या है, कारक है यह। इसके बाद कह रहा है यह मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख प्रक्रिया है। सूखा व अति चराई के कारण जब वे भूमि के ऊपरी परत शक्तिशाली हवा के प्रभाव में उड़ जाती है तो वह क्या कहलाती है, पवन अपरदन कहलाती है। ठीक है, और इस देखिए ये बहुत बड़ा था, हमने इसको शॉर्ट कर दिया। हमने कहा यहाँ पवन अपरदन तक कहानी हो गया। अब मृदा अपरदन यहाँ आप लिख लीजिए। मृदा अपरदन में क्या होता है कि मृदा अपरदन में पवन अपरदन और जल अपरदन दोनों आ जाता है। पवन अपरदन उसे कहते हैं कि जब पवन हवा के द्वारा किसी भूमि के ऊपरी सतह की मिट्टी धूलकण को उड़ा के ले जाती है उसको पवन अपरदन कहते हैं। ठीक है, एक आता आपका है जल अपरदन। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जल के द्वारा अगर मिट्टी के जैसे बारिश होती है ना तो भूमि के ऊपर छोटे छोटे कण बह के नहीं चले जाते हैं बहाव के कारण, तो वहाँ पे जल अपरदन हो जाता है। ठीक है, तो बस इसी के आगे आप उसको कंडीशन में लिख लीजिएगा तो आपका आंसर बन जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा प्रश्न था। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में अच्छे दिमाग से, यानी कि पूरा 4 पन्ना 5 पन्ना भरते नहीं। आप भावार्थ छोटे ही लिख भावार्थ आप उसको दर्शा दीजिए एग्जामिनर को कि हाँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये होता है ट्रिक। नहीं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2-2 पेज के हैं, कब तक कितना याद करेंगे। तो रट्टा नहीं मारते हैं, चीज़ों को समझते हैं, छोटा में ही आंसर लिखते हैं लेकिन एक्सप्लेन करके लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को अच्छे ढंग से क्या हो पाए, समझ में आ जाए। तो जैसा कि देखा हमने यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एंड दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी डिस्कस किया। तो सभी प्रकार के प्रश्न हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मार्च से पेपर स्टार्ट होने वाला है और वहाँ तब तक के लिए हमने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा दूंगा आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।